नमस्कार सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन। क्लास हो चुकी है स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है तरंग गति एवं ध्वनि। तो हम लोग इस क्लास में तरंग गति, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, तरंग चाल, तरंग के प्रकार, ये सभी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। कल वाली क्लास में हम लोग विद्युत तरंगे होती हैं, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेवलेंथ होती है या वेव्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग इतने टॉपिक क्लियर करेंगे, तरंग के प्रकार तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरंग की खोज किसने किया था। जैसे परासव्य तरंग हो गई, अल्फा रेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, विजुअल रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये कब और किसने खोज किया था, ये सारी क्लासेस में अगली क्लास में होगी। अभी हम लोग याद करेंगे कि इस क्लास में हम लोग तरंग गति, सबसे पहले तो याद रखिए कि तरंग गति होती क्या है। वेव मोशन, नाम से ही पता चल रहा है, वेव मोशन, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, क्या विक्षोभ को, मतलब अगर विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसी को तरंग या लहर कहते हैं। जैसे शांत पानी है, उसमें एक पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, पानी ऐसे 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 हिलने लगता है, जैसे लगता है कि ऐसे ऐसे पानी चल रहा है, ऐसे ऐसे पानी चल रहा है, ऐसा फील होता है ना, तो वो क्या होता है, उसी को तरंग बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? तरंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए अगला क्या है, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ क्या होता है। तो जैसे देखो, आपका जो भी विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, जैसे माध्यम में किसी कण के एक कंपन पूरा किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है, उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। जैसे मान लो कि ये है आपका, जैसे ये तरंग कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है, ऐसे चलती है ना, ध्यान से देखो, ऐसे ही चलती है ना। अब देखो इसके एक एम्पलीट्यूड से, मतलब यहां से और यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी दूरी को बोलेंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, ठीक है। अब या फिर ये वाली, ये थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाओ और ये वाली यहां कंप्लीट होगी, तो यहां से लेकर और यहां तक इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, एसआई मात्रक मीटर। माध्यम के किसी कण के एक कंपन पूरा करने में जितना तरंग जितना दूरी तय करती है, जितना दूरी तय करती है एक मोड को कंप्लीट करने में, उसी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आवर्तकाल, अब इसके बाद से टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होगा, जल्दी से सोच समझ के बताओ। देखो इसी फिगर में सारा का सारा डेफिनेशन है, इसी फिगर में, ठीक है। या देखो, एक दोलन पूरा करने में तरंग को जितना समय लगता है, या फिर तरंग के निर्माण में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है। एक दोलन मतलब क्या, ये तरंग का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे यहां तक स्टार्ट हुआ, फिर यहां पहले पॉजिटिव में गया, फिर नेगेटिव गया, अब यहां तक, इसको एक दोलन बोला जाएगा। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब वन पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पे आने पर ये क्या हुआ, एक दोलन हुआ। ये क्या हुआ, तो ये हुआ एक दोलन हुआ, और इसी एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को बोलेंगे आवर्तकाल, उसी को बोलेंगे आवर्तकाल बोलेंगे। आवर्तकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आवर्तकाल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक जल्दी से बताओ तो तुम लोग। इसका
SI छोड़ो, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका मात्रक होता है क्या, सेकंड। अब आता है आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति इसी फिगर से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो एक सेकंड में, अभी तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा उसको आवर्तकाल, और आवृत्ति बहुत अलग अलग है, देखना ध्यान से। उसके बाद तरंग की गति जब बताएंगे ना तो उसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन समझना है। यहाँ पे एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगा था उसको हम लोग क्या बोले थे, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति देखो एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लो कि यही एक तरंग है, ये एक सेकंड में यहां से गई और यहां तक पहुंची, यहां से गई यहां तक, मतलब एक दोलन कंप्लीट की, तो m की वैल्यू यानी कि इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आई बात, यानी कि एक सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n मतलब क्या होता है, 1/t, 1/t ये फॉर्मूला होता है। n आवृत्ति है, t है क्या, t है आवर्तकाल, t है क्या, आवर्तकाल। इसका SI यूनिट की बात करें, अगर आप आवृत्ति के SI यूनिट देखो, बहुत कंफ्यूज होके बोलता है, बहुत कंफ्यूज होके, चक्कर प्रति सेकंड, या फिर हर्ट्ज, या फिर क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। HZ जिसको बोला जाता है, HZ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को चक्कर प्रति सेकंड भी दे सकता है और हर्ट्ज भी दे सकता है, ऐसा यूनिट आवृत्ति का याद रखेंगे। उसके बाद आता है क्या, आयाम। आयाम क्या होता है, दोलन करने वाली वस्तु के अपनी साम्य स्थिति में एक और, अपनी साम्य स्थिति, कोई भी साम्य स्थिति हो सकती है, एक और तय किए गए अधिकतम डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जैसे देखो साम्य स्थिति, तो ये जब पॉजिटिव वे में गया तो इसकी साम्य स्थिति यहां तक रहेगी, पॉजिटिव, तो इसका जो मैक्सिमम यही बीच में ही होगा ना, तो इसी मैक्सिमम दूरी को ही क्या बोलते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। अब साम्य स्थिति, जब ये यहां से आगे बढ़ेगा तो इसकी साम्य स्थिति निगेटिव में होगी, तो यानी कि ये इतना, इसका साम्य स्थिति फिर ये हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को A से दिखाया जाता है, A से आयाम जिसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। याद रखेंगे आयाम का डिनोटेड वर्ड क्या है, A है, और इसका SI मात्रक मीटर होता है, ये भी आराम से आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए तरंग चाल, वेव स्पीड, अगला क्या है, अगला स्पीड है वेव स्पीड, अगला टॉपिक है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, तो वेव स्पीड पे ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो इसका तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, कोई तरंग है एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगा उसको तरंग चाल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, तरंग चाल, यानी कि वेव स्पीड बोला जाता है। किसी तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही तरंग चाल यानी कि वेव स्पीड कहा जाता है। और वेव स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका SI मात्रक, याद रखना, मीटर प्रति सेकंड। अगला टॉपिक है तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार, तो देखो तरंग के अगर बात किया जाए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की, जैसे माध्यम की आवश्यकता के आधार पर अगर तरंग को देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, एक नॉन मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंग, और एक होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती है, लेकिन अयांत्रिक तरंग होती है जो वो निर्वात में चल सकती है। ठीक है, समझ में आई बात।
अब देखो ये यांत्रिक तरंग जो मैकेनिकल वेव है, इसको मतलब यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे यांत्रिक मैकेनिकल वेव में अगर बात करें तो इसमें जल की तरंग हो जाएगी। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल की बात करें तो जल की तरंग, ध्वनि की तरंग, समझ में आएगा, जो भी हम लोग को माध्यम में दिखेगा वो। और अगर अयांत्रिक तरंग की बात करें तो इसमें आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसका हम लोग कल करेंगे क्लास में अच्छे से, और उसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये कब इसके बारे में जाना गया था, किसने इसके बारे में बताया था, किसने इसकी खोज की थी, क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें और क्या क्या इसके उपयोग है, वो सारी चीजें कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है। एक टॉपिक और है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या है? देखो, चलने के तरीके के आधार पे अगर बात करें, चलने के तरीके, तरंग के प्रकार में चलने का तरीका, चलने के तरीके के आधार पे तरंग के प्रकार की अगर बात की जाए तो यह दो प्रकार की होती है। देखो, चलने के तरीके के आधार पे, इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे चलने, मतलब कोई सीधा चल रहा है, कोई टेढ़ा चल रहा है, कोई ऊपर चल रहा है, कोई नीचे चल रहा है, मतलब चलने के तरीके के आधार पे अगर बात करें तो भी तरंग दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? बहुत लोग जानते हैं इसको, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्ध्य तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंग, तो देखो, अनुप्रस्थ तरंग को नॉर्मली एकदम ध्यान से समझो कि क्या होती है। वे तरंग, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, वे तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत काम करते हैं। मतलब क्या? मतलब कि अगर तरंग ऐसे ऐसे चल रहा है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये तरंग ऐसे सीधा, मतलब ऐसे ऐसे चलेगा जिग जैग करके, ऐसे तरंग ऐसे चलेगा जिग जैग करके। तरंग की चलने की दिशा इधर है, लेकिन वो काम किधर करेगा? लंबवत। मतलब कि क्या? ये जैसे ये साइनोसॉइडल में है, अब ये काम किधर कर रहा है? ये तरंग ऊपर नीचे इसके लंबवत काम कर रहा है, इसके लंबवत काम कर रहा है। समझ में आई बात? मीन्स क्या होता है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे एक रस्सी लो, बड़ी सी रस्सी लो, और उसको क्या करोगे? ऐसे खूब तेज ऊपर झटका के ऐसे झटका दो, लास्ट तक ऐसे 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 करके जाता है ना। तो ऐसे ऐसे करके गया, तो यानी कि वो गति, तरंग की गति तो सीधी थी, लेकिन उसके माध्यम के कण उसके जस्ट लंबवत 90 डिग्री पे काम किए। समझ में आई? तो इसलिए अनुप्रस्थ तरंग। समझ में आई बात? जैसे जो भूकंप में एस तरंग होती है, भूकंप में एस तरंग, याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि भूकंप में जो एस तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंग होती हैं? ऑप्शन देगा अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना, जब भूकंप की एस तरंगों की बात होगी, एस तरंग क्या होती है? भूपर्पटी पे होती है, मतलब कि जैसे पृथ्वी के ऊपर सतह पे होती है, तो सतह पे जो भी तरंगे पाई जाती हैं वो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है। और इंटरनल पार्ट में, यानी कि सतह के अंदर या किसी चीज के अंदर अगर जो तरंगे पाई जाती हैं वो क्या होती है? वो होती है आपकी क्या? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो अनुदैर्ध्य अभी बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखना भूकंप की एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, और भूकंप की पी तरंग वो किसका है? अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है, याद रखना। तो अनुप्रस्थ तरंगों में जल के सतह पे जो भी तरंगे उत्पन्न होती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, याद रखना। ठीक है।
अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में और द्रवों के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगे क्या, ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम में और द्रवों पे कहा, उसके सतह पे, सिर्फ सतह पे, द्रवों के भीतर नहीं, सिर्फ सतह पे उत्पन्न की जा सकती है। द्रवों के भीतर अनुप्रस्थ तरंगे नहीं की जाती है। भीतर मतलब समझ लो, द्रव के अंदर नहीं, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग को निकाला जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, तो याद रखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण, जो माध्यम के कण है ना, वो तरंग के चलने की दिशा के समांतर, समझ में आएगा। जैसे अगर तरंग इधर से इधर जा रहा है तो उसका कंपन भी इधर ही से इधर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, मतलब कि उसके जो तरंग है, तरंग जिस दिशा में जा रहा है, कंपन भी, उसके माध्यम के कण भी उसी के समांतर में ही कंपन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग लो, पतला वाला स्प्रिंग लो, उसको ऐसे खींचो, जब उसको छोड़ोगे तो उसका जो होता है वो कैसे कैसे होता है, पहले थोड़ा जाएगा फिर बाहर, फिर जाएगा फिर बाहर, मतलब ऐसे ऐसे करते करते धीरे से, अगर इतना चौड़ा स्प्रिंग है उसको इतना किए तो पहले यहाँ तक आया, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि वो जिधर उसका गति किया है, तरंग की जिधर गति हो रही है उसी के समांतर में ही कंपन हो रहा है, तो ऐसे तरंगों को क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। भूकंप में जो पी तरंग होती है, भूकंपीय में पी तरंगे होती हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। स्प्रिंग में उत्पन्न जो तरंग होती है वो भी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और क्या, ध्वनि में उत्पन्न ये ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य होती है। वायु में जो तरंग होती है, वायु में, उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, उसको भी हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगों को सभी माध्यमों में उत्पन्न किया सकता है, ठोस द्रव हर जगह उत्पन्न किया सकता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये संपीड़न और विचलन के रूप में कार्य करती है। समझ में, संपीड़न और विचलन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे पहले इतना फैला, फिर इतना फैलेगा, फिर इतना फैला, फिर इतना फैलेगा, मतलब कि संपीड़न, पहले संपीड़ित मतलब कि वो एकदम क्लोज हुई, फिर विचलन यानी कि फैल गई, फिर संपीड़ित हुई, फिर फैल गई। इसमें इस तरीके से अनुदैर्ध्य तरंगे का वर्क होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कल की क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। उनका किसने खोज किया था, कब खोज किया गया था, उसका स्रोत क्या है, उसका उपयोग क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद कल के क्लास में हम लोग ध्वनि को भी स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला ऐसे ही चालू रहेगा। आप लोग क्लास में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।